क्या तुम्हें भी न्यूमेरिकल्स को देख के डर लगता है? थ्योरी वगैरह सब बढ़िया तरीके से समझ आ रही होती है और क्लास में टीचर ने जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ आते हैं, बट जब भी खुद से सॉल्व करने बैठते हो प्रॉब्लम्स तो भाई तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कुछ भी नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कि लाइक मेरे से होगा ही नहीं ये सब्जेक्ट। तो आज मैं आपको एक दमदार स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आपके फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल उंगलियों पे सॉल्व होंगे भाई साहब। बस जो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना और फिर अप्लाई करना, देखना फिर कैसे प्यार से न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना है तो। और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करोगे डेफिनेटली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाली है। तो अपने पास बेसिक 5 स्टेप्स हैं जो बस हमें फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है? रीड केयरफुली एंड एक्सट्रैक्ट डेटा। इसका मतलब भाई जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए पहला तो लाइन टू लाइन बहुत ही पेशेंटली कामली पढ़ो उस क्वेश्चन को। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि भाई जल्दबाजी में ना कुछ चीजें स्किप कर लेते हैं या दिमाग खुद से एज्यूम कर लेता है कि ऐसा लिखा होगा, और जहां तुमने ये काम किया वहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो चुका है, अब आगे करने का कोई फायदा है नहीं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से पढ़ो कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। फिर क्या करना है तुम्हें? भाई जो भी दिया गया है गिवन डेटा लिख दो। गिवन डेटा मतलब वेलोसिटी दी है, टाइम दी है, फोर्स दे रखी है, जो भी दे रखा है ना जल्दी जल्दी लिख दो उनको, है ना, सारी चीजें लिख दो जो भी गिवन चीजें थी। गिवन चीजें सारी क्या करी अपन ने? लिख ली। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद टू फाइंड मतलब क्या पूछा हुआ है ये भी लिख लो, क्या पूछा हुआ है ये भी तुम्हें लिख लेना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक रफ डायग्राम बनाना है। देखो फिजिक्स का मतलब ही है भाई साहब विजुअलाइजेशन। तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया हो उसका एक रफ सा डायग्राम बना लो, जो भी तुम्हें समझ में आया, ठीक है, एक रफ सा डायग्राम बना लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्रॉब्लम में करना क्या है। और अगर तुमने शुरू के 2 स्टेप्स कर लिए ना तो तुम्हारा 50% प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व हो चुकी है भाई। बस 2 स्टेप से ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व। फिर तुम्हें क्या करना है? रिकॉल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें यह काम करना है कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है या किस चैप्टर पे बेस्ड है ये पहचानना है। देखना इधर क्या लगेगा, न्यूटन्स लॉ लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सवाल है, या फिर ऑप्टिक्स का कोई प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है। फिर क्या करो, अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद आ रहा है लिख लो भाई, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जो भी फॉर्मूला याद आ रहा है बस लिख लो। इससे क्या होगा, फॉर्मूला लिखोगे ना तो तुम्हारे माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। और एक और टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि फॉर्मूला बस रटने से ये नहीं होगा कि भाई काम हो गया। फॉर्मूला लाइक मेरे पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। अब इस फॉर्मूले में तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इधर v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, और ये सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होते हैं? पोल से मेजर होते हैं। और इस फॉर्मूले में u, v एंड f हमें साइन के साथ पुट करने होते हैं। कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज हुए हैं तुम्हें उसका मतलब पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या करो, अप्लाई फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन। भाई अब जो भी फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो उसमें गिवन वैल्यूज को पुट करो, फिर ये डिसाइड करो कि कहीं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो नहीं लग रहा है, या मैं बस फॉर्मूला पुट करे जा रहा हूं, पता चला क्वेश्चन में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगाना था। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है। अगर प्रॉब्लम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना हो रहा है तो क्या करो, सीधा फॉर्मूला पुट करो, मतलब जो वैल्यूज है उन्हें पुट करो और आगे बढ़ो। फिर आते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट पे। तो देखो बच्चों सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है ना वो होती है भाई साहब एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेशन में, जिसे फिर तुम लोग बोलते हो यार सिली मिस्टेक हो गई। भाई सिली हो या बड़ी मिस्टेक हो, क्वेश्चन तो गलत हो गया ना, और गलत तो गलत ही होता है, -1 मिल गए। तो देखो कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन के वक्त। पहली बात की यूनिट ठीक से डालनी है, वैल्यू पुट करनी है मीटर में और तुम पुट कर दे रहे हो सेंटीमीटर में, भाई हो गई गलती। तो इस बात का ध्यान रखना है, किसका? यूनिट्स का। कैलकुलेशन जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करनी। जल्दबाजी में क्या होता है 2 + 2 को भी 3 लिख देते हैं। और गलती क्या होती है कि 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻⁻18 दे रखा है, और ऐसे में क्या होते हैं बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। आंसर 10 या 100 इस वैल्यू के रेंज में डिफर कर जाता है। आंसर था 7.9 और तुम्हारा आ गया 79, हो गया भाई एक नंबर -1। तो कैलकुलेशन बड़ी कामली करनी है, थोड़ा पेशेंस के साथ करनी है, ओके। और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त साइन कन्वेंशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जिस फॉर्मूले में जो भी साइन कन्वेंशन यूज होते हैं उनको दिमाग में याद रखना है और अप्लाई करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ठीक है बच्चों। फिर अपना स्टेप आता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, अब लास्ट में क्या करो, आंसर को एक बार देख लो कि रिजल्ट जो है तुम्हारा वो फिजिकली सेंस बना भी रहा है या नहीं बना पा रहा। जैसे लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, अब तुम्हारी आ रही है 4 × 10⁸। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि कहीं ना कहीं तो भाई साहब कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन के बाद में 10 से 20 सेकंड में क्विकली चेक कर लो कि जो आंसर आया है वो डायमेंशनली ठीक है ना, फिजिकली सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है, ओके बच्चों।
तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स ऐसे हैं जो तुम्हें बिल्कुल याद रखने हैं, और जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इन 5 स्टेप्स को माइंड में जरूर याद रखोगे, और देखना तुम्हारे जो एरर के चांसेस है, गलतियों के चांसेस है, वो काफी कम हो जाएंगे, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अब मैं तुम्हें एक डेमो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूं कि अगर मेरे सामने कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको किस तरह से टैकल करता हूं, क्या अप्रोच लगाता हूं, और तुम्हें भी कुछ इसी तरह से अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो देखो भाई, प्रॉब्लम ये अपना रिवर बोर्ड पे बेस्ड है, जो हम क्लास 11th में काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। काफी सारे बच्चे जानते भी होंगे ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा। ए रिवर ऑफ विथ 10 किलोमीटर फ्लोइंग विद स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। भाई जैसे ही पढ़ा ना, मैं वैसे ही लिख लेता हूं कि रिवर की विड्थ दे रखी है मेरे को 10 किलोमीटर, और रिवर की स्पीड मेरे को दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे को दे रखा है। फिर इसमें बोला है ए बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो एंड इंजन स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब जिन बच्चों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो जानते होंगे इंजन स्पीड ऑफ बोट ये दी गई है, इट मींस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने दिमाग में रिकॉल कर लिया फटाफट से, और मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो मेरे को दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है भाई, ये एक 127 डिग्री एंगल बना रही है विद रिवर फ्लो, दैट इज विद वीआर। फिर मेरे से बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट। मेरे को यहां पर क्या याद रखना है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर कैसे निकालते थे और ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, ये दिमाग में बन जानी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। मतलब यहां पर टाइम निकालना है रिवर को क्रॉस करने में, और ड्रिफ्ट जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, रफ डायग्राम के लिए भाई मेरे को यहां पे समझ में आ रहा है कि एक मेरे पास क्या है भाई, एक है अपने पास रिवर। ठीक है भाई, रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है ना, ये रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर एक एरो मार्क कर लेता हूं, किसके लिए, रिवर की वेलोसिटी के लिए, जो कि है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है तुम्हें? ओके, अब हम किसको मार्क करेंगे, अब मैं मार्क करने जा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि 127 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, रिवर फ्लो के साथ। मतलब यहां पर ये 90 प्लस 37 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 127। और ये वीबीआर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दूंगा 5 के। 5 का एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो और एक होगा अपोजिट टू रिवर फ्लो। ओके, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 cos 37, मतलब परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी निकल के आ रही है, 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। अच्छा, अपोजिट टू रिवर फ्लो कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट होगा 5 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5। तो मेरे को ये समझ में आ गया इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हमें क्या दे रखा था, हमें रिवर की विड्थ दे रखी थी भाई, ये विड्थ दे रखी थी, इसको बोल दिया था अपन ने डी। ओके, अब एक ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात क्या है कि भाई बोटमैन इधर जाने की कोशिश कर रहा है या बोट इधर जाने की कोशिश कर रही है, रिवर इधर की तरफ फ्लो कर रही है। तो एक बात तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि भाई ये इधर तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिवर भी इसको आगे ले जाना चाह रही है। तो बोटमैन ने ट्राई करी थी कि मैं इधर इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंच जाऊं, लेकिन रिवर उसको अपने साथ बहा के ले गई। रिवर बहा के ले गई मतलब रिवर ने उसको यहां फेंक दिया होगा भाई, है ना, फाइनली वो यहां पर पहुंच गया होगा। ओके, तो इस तरह से इसका मोशन हुआ होगा। ओके, ये जो लाइन बनाई है ये नेट मोशन को दिखा रही है। फिर ड्रिफ्ट क्या होती है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना खिसक गया, या रिवर के अलोंग बोट कितनी खिसक गई, दैट इज ड्रिफ्ट। ओके, तो हमें डेल्टा एक्स बताना है, और रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा ये हमें बताना है। ठीक है भाई, टाइम के लिए मैं वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, मेरे को वाई डायरेक्शन में ये भी पता है कि कितना डिस्टेंस मूव करा, दैट इज डी। और मेरे को वाई डायरेक्शन में स्पीड भी पता है, जो कि कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं यहां पर प्रॉब्लम में क्या लगाने वाला हूं भाई, क्या फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस डी कवर करूंगा, कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। तो डी की वैल्यू मेरे को कितनी दी गई थी, 10 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी वाई डायरेक्शन में, वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब रिवर को क्रॉस करने का टाइम कितना आ गया, 2.5 आवर। यूनिट्स का मैं खास ख्याल रखूंगा कि भाई आर में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है ये टाइम। ओके, फिर मेरे को ड्रिफ्ट के लिए मैंने समझा यार ये तो पूरा एक्स डायरेक्शन में हुई है, क्यों ना मैं मोशन को एक्स में स्टडी करूं। तो एक्स में स्टडी किया मैंने मोशन की, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया उसने डेल्टा एक्स। एक्स डायरेक्शन में उसके पास स्पीड कितनी थी, देखो रिवर की इधर की तरफ 6, बोट की इधर की तरफ 3, तो ओवरऑल एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो जाएगी, 6 - 3 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मैं ये समझ गया कि भाई एक्स में जो स्पीड है इनटू जो भी उसको टाइम लगा वही मेरी ड्रिफ्ट होगी, है ना भाई। तो एक्स में स्पीड कितनी थी भाई, एक्स में स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, और उसको टाइम कितना लगा बच्चों, उसको टाइम लगा 2.5 आवर। तो यहां से आर कैंसिल होगा, तो ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी इसकी, 7.5 किलोमीटर। तो देख लो किस तरह से मैंने प्रॉब्लम को टैकल किया। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, उसके बाद गिवन डेटा लिख दिया, क्या पूछा हुआ है वो लिख लिया, फिर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, फिर मैंने सोचा कि यार टाइम के लिए कैसे वाई डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करूं।
और ड्रिफ्ट के लिए कैसे मैं एक्स डायरेक्शन में मोशन को स्टडी कर रहा हूं। तो यही सब चीजें तुम्हारे दिमाग में भी चलनी चाहिए और ये आएगी प्योर प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रख के, तो डेफिनेटली तुम भी बढ़िया कर जाओगे, तुम भी फिर फटाफट फटाफट जेई नीट के प्रॉब्लम लगाने लग जाओगे। ठीक है, तो बच्चों अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग हैक्स बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो पहला हैक ये है कि कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ डायमेंशन चेक करने से ही हो जाता है, और ऐसा जनरली तब होता है जब अपने से कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एक बार यूनिट डायमेंशन को याद कर लो कि डायमेंशनली कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो पहला हैक तो यही है कि भाई कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ याद नहीं रखना पड़ा, सिर्फ डायमेंशन से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो दूसरा हैक क्या है कि कभी कभी कैलकुलेशन किसी प्रॉब्लम में काफी लेंथी या काफी बेकार सी होती है, तो तुम्हें वहीं पर समझ जाना है कि हमको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज इतनी गंदी कैलकुलेशन नॉर्मली सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तीसरा हैक ये है कि एग्जाम में अगर किसी न्यूमेरिकल को तुम सॉल्व कर रहे हो तो उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट देना है। ऐसा नहीं है कि यार तुमने प्रॉब्लम को दिन से लगा लिया, उसको 10-15 मिनट करे जा रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, 2-3 बार सॉल्व कर चुका हूं प्रिपरेशन के वक्त, ये तो यहां पे सॉल्व होके ही रहेगा। इससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम तो शायद सॉल्व हो जाए, लेकिन उसके चक्कर में अगर तुमने 10-15 मिनट लगा दी तो भाई जो टाइम तुम 3 से 4 क्वेश्चन में देने वाले थे ना, वो बर्बाद हो चुका है। उस क्वेश्चन में भले तुम्हें +4 मिल जाएंगे, लेकिन अब जो तुम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करते, मतलब 20 नंबर घट गए उसके चक्कर में, ओवरऑल 16 नंबर का लॉस हो गया। तो किसी भी प्रॉब्लम को दिल से नहीं लगाना है कि भाई यार यहां पे सॉल्व करके मानूंगा मैं, 2 से 3 मिनट दो, इससे ज्यादा नहीं देना। आगे बढ़ जाओ, किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जब टाइम मिलेगा तब अपन वापस आ जाएंगे इस प्रॉब्लम पे। और एक जरूरी काम तुम्हें क्या करना है कि एग्जाम से पहले जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो उन्हें टाइमर के साथ करो। एक टाइमर सेट कर दो 1 आवर का। अगर जेई के स्टूडेंट हो तो कोशिश करो कि मैं 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व करूं, और नीट के स्टूडेंट हो तो ट्राई करो कि तुम 1 घंटे में 45 फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड इसी के अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो तुम्हारा माइंड के अंदर ये रहेगा ही रहेगा कि भाई मैं 1 घंटे में 25 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, ड्यूरिंग प्रिपरेशन तुम्हें एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि जब कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाता है तो तुम्हें सिर्फ उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मिस्टेक हुई है, क्या ये कैलकुलेशन एरर थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, या मैंने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया। और क्या करो, एनालिसिस की एक कॉपी बनाते चलो, जो भी एरर तुम फ्रीक्वेंटली करते हो उन्हें लिखते चलो। इससे तुम्हारा यह फायदा होगा कि एग्जाम से पहले तक ये जो तुम्हारी कॉमन मिस्टेक्स है ये काफी हद तक कम हो चुकी होगी, और एग्जाम से पहले एक बार ये एरर वाली कॉपी जरूर पढ़ जाना, तो तुम्हें याद रहेगा कि मैं कहां पर अक्सर गलतियां कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो मेरे दोस्तों अब न्यूमेरिकल को देख के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल देखो उसको बस एक ही लाइन बोलनी है। क्या बोलनी है कि अबे ओ न्यूमेरिकल, जरा अपनी औकात में रहो, तुम्हें सॉल्व करने तुम्हारे पापा आए हैं। तो जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन्हें अप्लाई करो और डेफिनेटली तुम तोड़ फोड़ दोगे उस न्यूमेरिकल को। अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इसको फॉलो करते हो, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल झटके से सॉल्व होंगे, एकदम फटाफट फटाफट। और जेई नीट में भाई साहब प्रॉब्लम देखते ही तुम सॉल्व करोगे, उनसे डर के भागोगे नहीं। तो अगर तुम लोगों को इस वीडियो से हेल्प हुई है तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि अभी मैं ऐसी बहुत सारी पावरफुल स्ट्रेटेजीज लेके आने वाला हूं जो कि हमें जेई नीट को एस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी।